आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं बाबू मैथ के बारे में। चलिए समझिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले हम लोग सिलेबस के बारे में समझते हैं। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ध्यान दिया जाए। उसके बाद ये आपको 10 मार्क्स का रहता है। उसके बाद यहाँ से पढ़ना है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग कहते हैं नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति, ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। पहले सिलेबस को समझ लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग आज मेंसुरेशन ही चालू करेंगे। जैसा कि कल का आपको पता था, कल आपको बोले थे कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को आपको पहले पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिए। तो यहाँ 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर आपको क्या है बाबू, जरा समझिएगा। तो यहाँ से 3 नंबर में आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग सांख्यिकी एवं प्रायिकता कहते हैं। एवं प्रायिकता, ये भी आपका 10 मार्क्स का यहाँ रहेगा। उसके बाद आपको पढ़ना है, जरा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको पढ़ना है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, ये भी आपका 10 मार्क्स का ही रहेगा। अब यहां से समझिए। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, जरा समझिएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है अलजेब्रा, जिसको हम लोग बीजगणित कहते हैं। बीजगणित, चलिए ये भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। और एक आपको है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, तो ये आपको 20 मार्क्स का है। उसके बाद आपको पढ़ना है ज्योमेट्री। ये आपको पढ़ना है, जिसको हम लोग ज्यामिति कहते हैं। ये आपको पढ़ना है 20 मार्क्स का। टोटल अगर हम लोग बात करें तो 100 अंक हो गए। सुनिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख रहे हैं कि आखिर मैथ का सिलेबस क्या है, पैटर्न पूछने का क्या है। तो सबसे पहले यहां देखें क्या कि रियल नंबर है बाबू, जो 10 अंक के आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 10 मार्क्स के आते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 नंबर के रहेगा। मेंसुरेशन 10 मार्क्स के रहेगा। अलजेब्रा 20 मार्क्स के रहेगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ये आपको 20 रहेगा। ज्योमेट्री ये आपको 20। तो वित्तीय 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90, 10, 100, ये आपको सिलेबस है। चैप्टर्स कितने हैं, आ जाइए। रियल नंबर में केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है। अब समझिए, जरा ध्यान दीजिए। स्टैटिस्टिक्स अलग है, सांख्यिकी अलग है, प्रायिकता अलग है, यानी 2 चैप्टर्स यहाँ से हो गया। उसके बाद मेंसुरेशन में 2 गो, एगो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी क्या है बाबू, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एगो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी आपको 2 आ गया, यानी मेंसुरेशन भी 2। अलजेब्रा में आपको देख लीजिएगा, पहला मिलेगा बहुपद,
उसके बाद आपको क्या मिलेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, द्विघात समीकरण, चौथा क्या मिलेगा, एपी। त्रिकोणमिति में दो गो, त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस। ज्योमेट्री में आपको तीन बात है बाबू, सबसे पहले ट्रायंगल मिलेगा, त्रिभुज, उसके बाद आपको मिलेगा सर्किल और एक कंट्रक्शन, यानी तीन। तो इसमें तीन बताएं, इसमें दो बताएं, तो 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 2 13, 14 15, टोटल 15 चैप्टर्स हैं। अब पूछने का तरीका कैसे रहेगा जरा समझिए। क्या इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए, बोल दीजिए। चलिए बिल्कुल, अब यहां से ध्यान दीजिए। अब यहां से आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव 100 गो पूछेगा, बनाना के गो है बाबू 50 गो, तब 50 अंक मिला, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर के पूछेगा 30 गो, ध्यान दीजिएगा। बनाना के गो है 15 गो, तब 30 नंबर आ गया। 5 नंबर के पूछेगा कितना, 8 गो, कोई 8 गो में से कोई आपको बनाना है 4 गो, तब 5 नंबर वाला पूछेगा 8 गो, लेकिन बनाना के गो है 4 गो, तो 20, 50 50 100 कंप्लीट है बाबू, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। अब देखिए मेंसुरेशन, जो भी चीज़ पढ़ाएंगे डीप में ही पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी से भी एक्स्ट्रा बहुत पढ़ाएंगे। आप देखिएगा कि एनसीईआरटी तो होवे करेगा, एक क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन उससे आपको अदर भी नॉलेज देते चलेंगे। समझिए, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं हो ही नहीं सकता है कि आपको यहाँ जो पढ़ाए ना एग्जाम में हूबहू रहेगा, समझ लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आपको मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं, क्षेत्रमिति। अब समझिए जरा, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रमिति, तो क्षेत्र का मतलब होता है जमीन, क्षेत्र का मतलब क्या होता है बाबू, जमीन। मिति मतलब माप होता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं जमीन के मापना का कहलाता है, क्षेत्रमिति कहलाता है। सुनिएगा, हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो मेंसुरेशन के हिंदी क्षेत्रमिति होता है। क्षेत्रमिति है क्या, तो क्षेत्र के मतलब जमीन, मिति के मतलब माप, अर्थात जमीन की माप को क्षेत्रमिति कहते हैं। क्लियर, जमीन के माप को क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। अब सोचिए ये परिभाषा चलेगा, बिल्कुल नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां से समझिए, ध्यान दीजिएगा। तो क्षेत्रमिति यहां से समझिएगा कि क्षेत्रमिति कहते किसे हैं। अब समझिएगा कि क्षेत्रमिति है क्या, ध्यान दीजिएगा। तो क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन, मेंसुरेशन ग्रीक वर्ड मेंसुरेशन से बना है। ग्रीक वर्ड कौन से बना है, मेंसुरेशन से बना है। ग्रीक शब्द मेंसुरेशन से बना है, मेंसुरेशन से बना है, जिसका अर्थ जमीन मापने की कला है। जमीन मापने की क्या है बाबू, कला है। अब चलिए यहां से ध्यान दीजिए, एक स्टार पॉइंट हम लोग समझें, ध्यान दीजिए। शुरू से क्या देखें बाबू, तो मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में मतलब क्षेत्र मतलब जमीन, मिति के मतलब माप। अब जमीन की माप को क्षेत्रमिति कहते हैं। कुछ न बुझाए, कोई पूछ दिया कि क्षेत्रमिति है क्या, तो बस कुछ न याद रहे तो आपको बोल देना है, क्या बोलना है मित्र, तो जमीन, क्षेत्र माने जमीन, मिति मतलब माप, अर्थात कह सकते हैं जमीन की माप को क्षेत्रमिति कहते हैं। अब समझिए क्षेत्रमिति, जिसको मेंसुरेशन, ग्रीक शब्द मेंसुरेशन से बना है, जिसका अर्थ जमीन मापने की कला है। अर्थात कह सकते हैं कि जो मेंसुरेशन, जो क्षेत्रमिति है, ग्रीक वर्ड है, मेंसुरेशन से बना है, जिसका अर्थ होता क्या है, तो जमीन मापने की क्या है बाबू, कला है। अब चलिए मेंसुरेशन के हम लोग डिफिनेशन देते हैं, कैसे समझिएगा। आइए जरा ध्यान दीजिए। तो हम लोग अगर क्षेत्रमिति की बात करें,
तो कहेंगे क्षेत्रमिति गणित में पढ़ रहे हैं, तो क्षेत्रमिति गणित का वह शाखा है जिसमें क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल तथा ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है या बारे में अध्ययन करते हैं, क्षेत्रमिति कहलाता है। समतल तथा ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। नोट्स एकदम बनाते चलिएगा, समझ लीजिए, एकदम शुरू से कंटिन्यू रहिए। तो यहाँ कह देंगे गणित का वह भाग, गणित का वह भाग जिसमें समतल तथा ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। अब सुनिएगा कि क्षेत्रमिति के जनक कौन है, तो लियोनार्ड डिग्गेस को कहा जाता है। क्षेत्रमिति के जनक किसे कहा जाता है, क्षेत्रमिति के जनक लियोनार्ड डिग्गेस को कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग बाबू बेसिक बात समझे। अब हम लोग को स्टार्ट करना है मेंसुरेशन। अब हम लोग क्लास 10th में एंट्री करेंगे, ध्यान दीजिए, क्लियर। तो यहाँ तक क्या देखें कि क्षेत्रमिति के जनक बाबू क्षेत्रमिति कहते हैं, तो गणित का वह भाग जिसमें समतल तथा ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे क्षेत्रमिति कहते हैं। अच्छा, समतल आकृति क्या होता है बाबू, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, वृत्त, ये सब समतल है, समझ लीजिए। अच्छा, ठोस आकृति क्या है बाबू, घन, घनाव, बेलन, शंकु, गोला, ये सब क्या है, ठोस आकृति है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब होता है, समझ गए। तो आइए हम लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th में। तो क्लास 10th में आपको मेंसुरेशन 2 गो पढ़ना है। एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। उसके बाद एगो पढ़ना है बाबू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हम लोग कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल। आइए समझिए, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको आ जाएगा यहाँ वृत्त। तो आइए वृत्त को हम लोग समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आइए जरा समझिए कि सर्किल है क्या। तो समझिएगा कि वृत्त कहते किसे हैं। वृत्त में केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, परिधि क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, सब बढ़िया से हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ जो सर्किल है बाबू, यहाँ जो सर्किल है इसको समझना, जिसको हम लोग वृत्त कहते हैं। आइए जरा समझिए वृत्त, सर्किल। अब समझिए, कहता है किसी समतल सतह पर, देख लीजिए ये जो बोर्ड है बाबू प्लेन है, प्लेन समतल है, समझ लीजिए। किसी समतल सतह पर बना वैसा गोलाकार भाग, किसी समतल सतह पर बना वैसा गोलाकार भाग जिसके केंद्र से परिधि की दूरी हमेशा बराबर होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी समतल सतह पर बना वैसा गोलाकार भाग जिसके केंद्र से परिधि की दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। सर परिधि क्या होता है सर? आइए, इस सब के सब परिधि है बाबू। ये सब जितना जो आपको ग्रीन कलर का लग रहा है ये सब परिधि है, यही परिधि है, समझिएगा। यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी सभी जगह समान है, देख लीजिएगा सभी जगह समान है। यानी किसी समतल सतह पर बना वैसा गोलाकार भाग जिसके केंद्र से परिधि की दूरी सभी जगह क्या है, समान है। यहाँ से
देख लीजिए यही सेंटर है, यानी केंद्र से परिधि की दूरी हमेशा बराबर होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। क्या वृत्त आपको कंप्लीट हो गया कि ना हो गया? आइए पहला यानी सर्किल आपको कंप्लीट हो गया, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सर्किल आपका कंप्लीट हो गया कि किसी समतल सतह पर बना हुआ वैसा गोलाकार भाग जिसके केंद्र से परिधि की दूरी हमेशा बराबर होता है, जिसे वृत्त कहते हैं। क्लियर? अब आइए केंद्र क्या होता है सर, आइए जरा ध्यान दीजिएगा कि केंद्र क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहां समझते हैं कि केंद्र किसे कहते हैं। तो जो गोलाकार है बाबू, गोलाकार भाग है, ये गोलाकार भाग है और एकरे मध्य बिंदु को, बीचे बीच वाले भाग को हमने क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको ओ नाम दे दिए। तो गोलाकार भाग के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। किसी समतल सतह पर बना हुआ ऐसा गोलाकार भाग जिसके केंद्र से परिधि की दूरी हमेशा बराबर होता है, उसे वृत्त कहते हैं। और देख लीजिएगा, यही ध्यान दीजिएगा, गोलाकार भाग के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। क्लियर है? अब त्रिज्या क्या होता है सर, त्रिज्या के बारे में समझिए। तो त्रिज्या क्या होता है समझिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बढ़िया से बनाते चलिएगा। वृत्त का डिफिनेशन दे दिए, केंद्र के डिफिनेशन दे दिए, त्रिज्या क्या है उसके बारे में समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो केंद्र से, कहां से, केंद्र से परिधि तक मतलब लेना है, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यानी यहां तक हमने क्या देखें कि केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और वृत्त की त्रिज्या आपस में, वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है और वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्लियर? त्रिज्या देख लिए। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। व्यास देखिएगा। व्यास से पहले हम आपको जीवा के बारे में समझाते हैं कि जीवा क्या होता है, उसके बाद अब समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीवा आखिर है क्या। तो जीवा के मतलब होता है बाबू, परिधि के एक छोर से, परिधि देखिए यहां परिधि है, ये एक छोर है, ये दूसरा छोर है, ये एक छोर है, दूसरा छोर है। अब मिला दिए, ये सब के सब मिला रहे हैं, देख लीजिए यही सब के सब क्या है, जीवा है। तो परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जीवा जो है ना बाबू, केंद्र से होकर गुजरता है। देख लीजिएगा, ये सब जीवे है, लेकिन सबसे बड़े जीवा ई होगा और सबसे बड़े जीवा ई होगा, तो इसी को हम लोग व्यास कहते हैं। क्लियर? पहले समझिए, जीवा के बारे में हम लोग समझे कि परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली सरल रेखा को जीवा कहते हैं और सबसे बड़े जीवा वृत्त में केंद्र से होकर गुजरता है, उसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्लियर? हम लोग फिर से चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, एकदम 0/0 से चालू किया है ना, पूरा 40 दिन में ही कोर्स पूरा कंप्लीट कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए यहां से समझिए। तो यहां क्या देखें बाबू कि परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली सरल रेखा को जीवा कहते हैं और वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्यास क्या है बाबू, तो आपको कुछ नहीं कहना है, बोलना है कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। त्रिज्या पूछेगा तो कहना है केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र पूछेगा तो गोलाकार भाग के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। अब देखिए सर्किल पूछेगा तो कहना है किसी समतल सतह पर बना हुआ वैसा गोलाकार भाग जिसके केंद्र से परिधि की दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर? अब चलिए, अब परिधि नहीं पढ़े सर कि परिधि क्या होता है। अरे बाबू, परिधि तो मेन है, गोलाकार भाग के लंबाई को एक चक्कर घूम गए, परिधि। कोई चीज के परिधि कहे, आपके घर के परिधि निकालना कहे, बस एक कोना से स्टार्ट करना है फिर घूम के आ जाना है, एक चक्कर मतलब परिधि। बाकी परिधि में कुछ समझना नहीं है, परिधि में कुछ समझना नहीं है, परिधि मतलब एक चक्कर, समझ लीजिए। तो यहां परिधि तक समझ गए। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब कुछ बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो यहां तक आपको डिफिनेशन था,
कि सर्किल किसे कहते हैं, यानी किसी समतल सतह पर बना हुआ ऐसा गोलाकार भाग जिसके केंद्र से परिधि की दूरी हमेशा बराबर होती है, जिसे वृत्त कहते हैं। गोलाकार भाग के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। सब स्टार पॉइंट लिखना। उसके बाद व्यास आ जाइए। तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं, और वृत्त में व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है। उसके बाद जीवा, तो परिधि के एक छोर से दूसरे छोर मिलाने वाली सरल रेखा को जीवा कहते हैं। अब परिधि मतलब तो एक चक्कर सिखाई दिए कि गोलाकार भाग के लंबाई को परिधि कहते हैं। अब समझिए बारे में कुछ। पाई एक अपरिमेय संख्या है। स्टार पॉइंट, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। अगर हम लोग पाई के बात करें तो पाई के मान 3.14 और आगे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3.14 होता है। पाई एक अचर राशि है। अचर राशि है। अचर राशि है। कैसा राशि है? अचर राशि। अब पाई कहते किसे हैं? क्वेश्चन आ जाए कि पाई है क्या, तो समझिएगा। अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो कुछ देरी में जान जाएंगे। व्यास के मतलब होता है फार्मूला 2r। अब वृत्त के परिधि तक 2πr। चलिए, वृत्त के परिधि 2πr। अगर हम 2πr में बटा अगर हम 2r कर दें, 2πr में बटा 2r कर दें तो r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच गया पाई। यही तो कॉन्सेप्ट है। यानी लिखना क्या है? पाई में वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को, वृत्त के परिधि था 2πr और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। जरा समझ लीजिए। तो वृत्त के परिधि लिखना है पाई में कि वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। क्लियर? तो यहां तक आपको आशा करते हैं कि 100% समझ रहे हैं। 1% भी डाउट रहेगा बाबू, बस कमेंट बॉक्स में बोलना कि हाँ सर ये दिक्कत है, उसको हम तुरंत यानी अगले लेक्चर में बस कंप्लीट कर देंगे। टेंशन न लेना है। अब चलिए यहां से ध्यान दीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर में वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, लेकिन कैसे होता है? चलिए ध्यान दीजिए। तो अगर हम लोग सर्किल बना लें, अगर हम लोग सर्किल बना लें तो सर्किल बना लें तो आइए यहां से सर्किल बनाते हैं। आ जाइए। अगर हम लोग सर्किल बना लें तो इसका ये सेंटर है जिसको केंद्र कहते हैं। अब यहां से यहां देख लीजिएगा, ये आपका व्यास हो गया, समझ लीजिए। यहां से सब, यहां से यहां त्रिज्या है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए ज़्यादा नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सोचिएगा, लेकिन यही चीज को हम लोग आयत के रूप में बदल देते हैं। देखिए, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। समतल आकृतिक है आयत, समझे? चतुर्भुज ना है, जे चतुर्भुज का है। तो आइए यहां से अगर हम इसको ऐसे बदलना चाहें, आयत के रूप में बदल दें। देख लीजिए, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंप्लीट है। आ जाइए। तो चलिए यहां से कंप्लीट है तो कुछ नहीं करना है। अब इसी चीज को हम लोग आयत के रूप में बदल दिए। अब देखिए, यहां जो देखें बाबू, ये सब समझिए यहां तक। अब यहां तक अगर बात किया जाए तो ये इसको हम लोग आयत के रूप में बदल दिए। तो आयत के रूप में जब हम बदल दिए तो यहां देखिएगा ये सब क्या है? त्रिज्या है, तो r कर दिए। अब सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करें एक चक्कर के मतलब सर्किल में एक चक्कर के मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा।
सर्किल में एक चक्कर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक चक्कर के मतलब 2 पाई आर, हम अभी आपको सिखाए थे। परिधि मतलब एक चक्कर। अगर हम इतना दूर घूमे तब सोच लीजिए, इसको काट लीजिए और अर्धवृत्त बना लीजिए, अर्धवृत्त। तो यहां से स्टार्ट करिए, यहां तक आइएगा तो एगो पाई आर, और यहां से यहां तक आइएगा, यहां से यहां तक ऐसे घूमिएगा तो हो जाएगा एगो पाई आर। तो पाई आर यहां वाला देखिए, आधा यहां से यहां मान के चलो, यहां से ऊपर वाला पूरा ये जो भाग है, ये वाली भाग है ऊपर है, और यहाँ वाला जो भाग है नीचे है। तो यहाँ जो त्रिज्या है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो देख लिए कि ये सब क्या है, ये सब त्रिज्या है, तो यहाँ पे त्रिज्या लिख दिए। या अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है पाई आर है, पाई आर है, और यहाँ से यहाँ तक भी वैल्यू क्या है, पाई आर। तो पाई आर को ऐड करिएगा तो 2 पाई आर हो जाएगा, सोच लीजिए। तो यहां से यहां पाई आर और यहां से यहां पाई आर, और ये जो आयत बना दिए, वृत्त को हम लोग आयत के रूप में बदल दिए। लेकिन कॉन्सेप्ट धरिएगा, यहां से यहां त्रिज्या है तो इसको हम लोग त्रिज्या लिख लिए, लेकिन यहां से देखिए, यहां से काट दिए, और देख लीजिए ऊपर, इसको ऊपर पर्सन में ये वाली भाग यहां से यहां को रख दिए, और इस पर्सन को हम लोग नीचे में रख दिए, तो भी पाई आर, ये भी पाई आर हो गया, सोच लीजिए। तो आयत में देखिए लंबाई है पाई आर, चौड़ाई है आर, तब जब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तब फार्मूला होगा लंबाई गुने चौड़ाई। मतलब आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, अब पाई आर में आर से मल्टीप्लाई करिएगा, हो जाएगा आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि वृत्त को हम लोग बदल दिए हैं आयत में, मतलब वृत्त का भी क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां से समझिएगा, सबसे पहले हम लोग सर्किल की बात करते हैं। आइए सर्किल में, तो सर्किल में अगर आ जाएंगे तो समझिएगा, वृत्त में देखेंगे, यहां से यहां अगर बात करें, यहां से यहां बात करें, तो यहां से यहां अगर बात करें तो ये केंद्र है, और यहां से यहां त्रिज्या हो गया, यहां भी त्रिज्या हो गया। अगर हम इसको ए नाम दे दिए और इसको बी नाम दे दिए तो ए बी आपका व्यास हो गया, यानी यहां लिख सकते हैं ए बी व्यास, ए बी को व्यास कह दिए। और ओ ए और ओ बी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ओ ए बराबर ओ बी, ये आपस में क्या है, त्रिज्या है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां से यहां अगर हम लोग बात करें, एम ले लीजिए और यहाँ एन ले लीजिए, तो देखिए यहाँ ए बी भी जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा होता है ना जो केंद्र से गुजरता है, उसी को व्यास कहते हैं, इसीलिए हम लोग ए बी का व्यास कर रहे हैं। एम एन क्या है, तो एम एन है जो आपका क्या है बाबू, जीवा है। अब सोचिए यहाँ से, क्लियर है? तो जो बात बोल रहे हैं ना उसको ध्यान से सीखिए कि सर क्या बता रहा है। आपको बेस लेवल से ही पढ़ाएंगे भाई, थोड़ा सा वेट किया जाए। चलिए अब यहां से आ जाइए, सोच लीजिए 40 दिन के कोर्स लेके आ रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल साबित कर रहे हैं। सोचिए अगर क्षमता है कि खत्म कर देंगे तब न कर रहे हैं, न तो डायरेक्ट टॉपिक पर बात करते हैं। मेंसुरेशन के जनक का है, मेंसुरेशन है क्या, किस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मेंसुरेशन के डिफिनेशन देखें, समझ लीजिए। जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखते चलिए बस, और कंप्लीट करते चलिए, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ बात करें तो ये आपका सेंटर है, और यहाँ से यहाँ आपको रेडियस है। तो अगर हम वृत्त का फार्मूला के बारे में बात करें तो पहले हम लोग लिख लेंगे, देख लीजिए वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी हम लोग साबित करके लाए हैं पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वृत्त का परिधि, एक चक्कर मतलब वृत्त का परिधि 2 पाई आर। उसके बाद वृत्त का व्यास, व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, बराबर 2 गुने त्रिज्या मतलब 2r के। चौथा वृत्त का त्रिज्या, यानी त्रिज्या जिसको हम लोग r से सूचित करते हैं, फार्मूला d/2 होता है। यानी वृत्त से जितना भी प्रॉब्लम है
यानी वृत्त से जो दिक्कत है बाबू समाप्त है। यही फार्मूला आपको वृत्त के हर हालत में लगेगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त के परिधि 2 पाई आर, वृत्त का व्यास, व्यास को डी से सूचित करते हैं 2r यानी 2 गुना त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या जिसको त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं, फार्मूला हो जाएगा d/2। अब वृत्त के आधे आधे काट दीजिए तो बन जाएगा अर्धवृत्त। वृत्त के अब इसको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो यहां से वृत्त पढ़ा दिए। अब आइए यहां से ध्यान दिया जाए। चलिए अब यहां समझिए, अर्धवृत्त पर आ जाइए। अर्धवृत्त में तो वृत्त पहले पार लीजिए। अब इसी को ऐसे कर लिए। अब नीचे वाला पर्सन जो है इसको हटा दीजिए। ये हो गया कौन वृत्त? अर्धवृत्त। अब सोचिए यहां से यहां केंद्र है वो मान लीजिए, और ये त्रिज्या है बाबू, तो ये भी त्रिज्या है। तो आइए सबसे पहले अर्धवृत्त, वृत्त के काट लिए तो हेडिंग बना लीजिए कौन वृत्त? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिख दीजिए। तब वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब कॉन्सेप्ट लगाइए कि वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन वृत्त के बांट दिए के भाग में? 2 भाग में। 2 भाग में मतलब वृत्त के क्षेत्रफल 10, तब 2 भाग में बांटिएगा तो कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब 2 से भाग दे दिए। तब वृत्त के क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तब भागा 2 से लगाइए तब पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। मतलब वही बात है बाबू कि 2 से यहाँ 1 से मल्टीप्लाई तो वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाटा में 2। क्लियर। अब इसका देख लीजिएगा, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछता है। अर्धवृत्त, 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 अर्धवृत्त का परिधि। अब सोचिए लइकन के पते नहीं कि परिधि क्या होता है। भाई यहां से लेके यहां तक के दूरी के लिए पाई आर होता है, तो ये परिधि अगर करना चाहते हैं यहां से यहां मान रहे तो पाई आर, लेकिन अगर परिमिति कहे अर्धवृत्त का परिमिति तो आपको यहां से यहां तक पाई आर हो गया। चलिए पाई आर लिख दिए, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से यहां पाई आर और यहां से यहां आवे में आर मिला, आर मिला, तब 2 आर को जोड़ दीजिए, आर कॉमन लीजिए तब पाई प्लस 2, आर इंटू पाई प्लस 2, आर इंटू पाई प्लस 2। क्या क्लियर है भाई? अब सुनिए, परिधि पूछेगा ऑब्जेक्टिव तब पाई आर आप मत मारिएगा। हम पहले बोल दिए कि परिधि के मतलब यहां से यहां तक भी होता है और पूरा के मतलब आर इंटू पाई प्लस 2। ये चलते परिधि भी पूछता है ना, तो यही आंसर मारना है, आर इंटू पाई प्लस 2। क्लियर। अर्धवृत्त के परिधि भी पूछे, लेकिन हम परिधि इसीलिए बता रहे हैं यहां कि यहां से यहां तक के दूरी को आपको पाई आर बता दिए, और परिमिति लिख दिए यहां से पूरा यहां तक के दूरी के लिए आर इंटू पाई प्लस 2। अगर अर्धवृत्त की परिधि पूछे, ऑप्शन आर इंटू पाई प्लस 2 रहे, इसी को आपको टिक लगाना है। क्लियर। आ जाइए, अर्धवृत्त हो गया। अब आ जाइए चतुर्थांश की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चतुर्थांश, चतुर्थांश आ जाइए। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फार्मूला सभी को लिखते चलिए, ध्यान दीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए अब आइए चतुर्थांश, 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 चतुर्थांश। अब वृत्त के 4 भाग में बांटना है। 1 भाग से 2 भाग में बांट दिए और 2 भाग से डायरेक्ट 4 भाग में बांटना है। आ जाइए, ये 2 भाग बट गया, आई 4 भाग बट गया। इसी चीज को हम लोग कहते हैं। अब देखिए यहां से केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या और केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, और यहां आपको 90 डिग्री होगा बाबू। काहे कि केंद्र पर 360 डिग्री बनता है। 90 90 90 90, तो 90 4 बार आएगा, 4 बार माने 360 डिग्री। क्लियर है। अब यहां से समझिए, तो सबसे पहले यहां क्या बात आया? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आ जाइए,
आप लोग लिख लीजिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हम खाली क्षेत्रफल लिख रहे हैं, मतलब चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर। अब के भाग में बटा तो 4 भाग में। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 100 है तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो 4 से भागा दे दीजिएगा तब 25। वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो 4 से भागा दीजिए 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें परिधि के बात किया जाए तो यानी चतुर्थांश का परिधि आप लोग लिखिएगा, चतुर्थांश का परिधि। अब सोचिए परिधि, अब पूरा के परिधि निकालिएगा तो 2 पाई आर निकल जाएगा मित्र, लेकिन के भाग में बट रहा है तो 1 2 3 4 यानी 4 भाग में, तो 4 से भागा मारिए यानी 2 पाई आर अब बाटे 4। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझा दीजिए। चलिए समझिए, ये 2 पाई आर मतलब पूरा एरिया हो गया, एक चक्कर घूम लिए। लेकिन 4 से जैसे ही भागा मार दिए तो इंडिकेट यहाँ से यहाँ घूमे हैं, यहाँ से यहाँ घूमे हैं, यहाँ से यहाँ घूमे हैं, ये मतलब हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ भी घूमना है, यहाँ से यहाँ भी घूमना है, तो यहाँ से यहाँ घूमेंगे तो आर मिलेगा, यहाँ से यहाँ भी घूमेंगे तो आर मिलेगा। आर आर तो 2 आर हो जाएगा, ऐड किया जाए तो 2 आर प्लस में 2 आर। अब 2 दूनी के 4 कैंसिल, आर यहाँ भी कॉमन लिया जाए तो आर ले लिए तब पाई/2 बच गया मित्र। अब प्लस जब आर आ गया तो यहाँ से 2, यानी चतुर्थांश के परिधि r × पाई/2 प्लस में 2 होता है। चलिए लिख लिया जाए r × पाई/2 अब प्लस में 2। क्लियर। तो यहाँ चतुर्थांश में आपको 2 बात मिलेगा, या तो परिधि मिलेगा नहीं तो क्षेत्रफल मिलेगा। कोई दिक्कत, जो भी सूत्र को पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग याद करिए, याद हो जाएगा, रोज देखिएगा, रिवीजन करिएगा तो आपको कोई दिक्कत ना होने वाला है। आइए अब हम लोग आ जाइए रिंग, जिसको वलय कहते हैं। चलिए आइए, वलय मतलब आइए इधर समझिए। अब आइए जिसको वलय कहते हैं, वलय वलय। आइए तो सर्किल के अंदर सर्किल आ जाए ना, यहां देख लीजिए। आइए एक बात समझिए, सर्किल के अंदर सर्किल, तो ध्यान दीजिए। अब सोचिए, इस सर्किल ले लिए, एक कर अंदर एक वाव सर्किल ले लीजिए, ले लिए सर्किल। अब इसी को हम लोग यहाँ इसको इस प्रकार से पेंट किया जाए, यही रिंग है, वलय है। अब समझिए, जरा ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग वलय कहते हैं। अब सोचिए, जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों का सेंटर एक ही होगा भाई, केंद्र दोनों का एक ही होगा। आइए एक ही है। चलिए अब यहां से यहां जो हुआ छोटी आर, मतलब अब वो छोटा वृत्त की त्रिज्या, और यहां से यहां जो वैल्यू हुआ बड़ा वृत्त की त्रिज्या। तो अब सोचने वाली बात है कि यहां से यहां छोटी आर और यहां से यहां बड़ी आर, और चौड़ाई एकरे कहते हैं, चौड़ाई यानी कि वलय की चौड़ाई यही हुआ। अब यहां से यहां छोटी आर, यहां से यहां बड़ी आर, नाम दे दीजिए ओ, इसको नाम दे दीजिए ई, और इसको नाम दे दीजिए बी। तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा, ओ है, इसके बाद ए है, इसके बाद बी है। अब सोचिए जरा ध्यान दीजिएगा, ओ से ए है जो छोटी आर है, ओ से बी है जो बड़ी आर है, ओ से बी है जो बड़ी आर है, यहाँ से बड़ी आर है, बड़ी आर है। अब सोचिए ए बी, ए से बी यही ना चौड़ाई है, तो चौड़ाई कैसे निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ ओ से बी जाना है तो ओ ए हो करके जाइएगा भाई, और ए बी हो करके जाइएगा। ओ बी मतलब बड़ी आर, ओ ए मतलब छोटी आर, प्लस में ए बी मतलब जान रहे हैं कि वलय की चौड़ाई, तब बड़ी आर प्लस में, तो इधर माइनस में ए बी, यानी वलय के चौड़ाई बड़ी आर माइनस छोटी आर हो गया। तो यहाँ एक फार्मूला बन गया मित्र, वलय की चौड़ाई, वलय की चौड़ाई, वलय की चौड़ाई, वलय की चौड़ाई बराबर बड़े आर और माइनस में छोटी आर। क्लियर। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पूरा बड़का वृत्त के क्षेत्रफल निकाल दीजिए,
और इसको हटा दीजिए, मतलब घटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अगर हम एतबर को कागज ले लें और उसका क्षेत्रफल निकाल के बीच वाला काट दे तो यही सब ना भाग बचेगा। तो यही सब क्षेत्र है जरा हमने कहते हैं कौची, वलय का क्षेत्रफल। यानी पूरा बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका के हटा दीजिए तो ये सब बच जाएगा माने वलय का क्षेत्रफल हो गया। यानी यहाँ से दूसरा फार्मूला बन गया वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल बड़का वृत्त के क्षेत्रफल तब बड़ी आर स्क्वायर और छोटका वृत्त के क्षेत्रफल तब छोटी आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए तब बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब हम लोग पढ़े हैं बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फेमस फार्मूला है। एक बार इसी को जोड़ दिया जाए और इसी को एक बार घटा दिया जाए। यानी वलय के क्षेत्रफल यहाँ भी रखिए, ये भी कह सकते भी करिए, सबका कैलकुलेशन एक ही आपको आंसर मिलने वाला है। यानी वलय तक हम लोग समझ गए। यानी पहले वृत्त देखें, अर्धवृत्त देखें, फिर इसके बाद चतुर्थांश देखें, वलय देखें। अब हम लोग देखेंगे लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में जरा समझिएगा। तो यहाँ से हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाइए, ध्यान दीजिए। अब आइए जरा ध्यान दीजिएगा, लघु और दीर्घ में आपको थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा, समझाते हैं, ध्यान दीजिए। लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड होता क्या है जरा समझिए। तो यहाँ से आपको एक सर्किल उठा के ले लिए बाबू, जरा समझिएगा। यहाँ से चलिए, यहाँ से एक सर्किल आपको ले लिए, ध्यान दीजिएगा। तो आइए एक हम सर्किल ले लिए, तो आइए यहाँ तक एक सर्किल ले लिए। अब समझिए यहाँ से, तो एक सर्किल ले लिए और इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस एरिया को अगर हम पेंट किए रहे, इस एरिया को पेंट करें, तो इस एरिया को हम लोग पेंट करें तो इसी को हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। और थीटा मान लीजिए कि, मान के चलिए कि यहाँ पे एक थीटा है, यहाँ क्या है बाबू, थीटा है, यहाँ क्या है, थीटा है। चलिए थीटा ले लिए, थीटा है। तो इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस एरिया को हम लोग कहते हैं, इस एरिया को हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। अब सोचिए यहाँ से, लेकिन यहाँ से अगर बात किया जाए इस चीज को, यहाँ से, तो इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी और इसको नाम दे दीजिए सी। तो ये वाले जो भाग है एकरा हमने कहते हैं लघु चाप। कौन चाप, लघु चाप। पहले फोटो समझिए कि किसको क्या कहते हैं, जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक सर्किल बनाएं और केंद्र ओ ले लिए, यहाँ त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ त्रिज्या, यहाँ भी त्रिज्या। तो अगर हम लोग बात करें इस क्षेत्र को, तो इस क्षेत्र को ही नाम है लघु त्रिज्यखंड। और इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए, बाकी जो पूरा क्षेत्र बच जाएगा बाबू, बाकी पूरा जो क्षेत्र बच जाएगा उसी का नाम है दीर्घ त्रिज्यखंड। आइए इधर फोटो को दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाते हैं, समझिए। अब सोचिए, इस एरिया के नाम अभी हम लोग क्या पढ़े कि इस एरिया के नाम है लघु त्रिज्यखंड। बाकी जो बच गया, ई वाली के छोड़ देना है, ई वाली के छोड़ देना है, बाकी जो बच गया, आइए बचने वाला को यहाँ लेते हैं। ये सब जो भाग है उसको छोड़ के बाकी जो भाग है, इसी का नाम क्या है भाई, तो इसी का नाम आपको रख देना है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। इसी का पूरा नाम है दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। लेकिन यहाँ से यहाँ था लघु चाप, लेकिन यहाँ से पूरा, यहाँ जो है, यहाँ से पूरा जो यहाँ आएगा इसको नाम है दीर्घ चाप।
इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, यहाँ कहीं नाम दे दीजिए सी। चलिए इसी को जो गोल घूम रहा है, इसी को नाम क्या है बाबू, गोल घुमा दिए जिसको, ग्रीन कलर को हम लोग जो घुमा दिए यहाँ से यहाँ, इसी का नाम क्या है, दीर्घचाप। इसका नाम क्या है, दीर्घचाप। अब सोचिए इसमें हम लोग फार्मूला कैसे सीखेंगे, समझ लीजिए। तो इसका फार्मूला सीखने का तरीका फिर से देखिए, एक सर्किल बना लिए और इसको केंद्र यहाँ ले लिए और यहाँ रेडियस, यहाँ भी रेडियस, और ये जो पूरा भाग बन गया, ये जो पूरा भाग बन गया, इस भाग को हम लोग पूरा क्या कहेंगे, इस पूरा भाग को हम लोग क्या कहेंगे जरा समझिएगा। तो इस पूरा भाग को लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, लेकिन नीचे वाला जो ये वाली वैल्यू है इसको लघु चाप कहते हैं। लेकिन ये चीज को छोड़ला के बाद जो बच जाएगा उसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं, और यहाँ से पूरा यहाँ जो वैल्यू आता है इसी को कहते हैं दीर्घ चाप कहते हैं। क्लियर। अब दोनों के फार्मूला कैसे याद करना है, बस कुछ नहीं, एकदम आसान है, कुछ नहीं एकदम आसान है। देखिए कैसे आसान है, समझिएगा। यहाँ से यहाँ लिख लीजिए जाए, ध्यान दीजिएगा। पहले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद दूसरा दीर्घचाप की लंबाई, दीर्घचाप की लंबाई, दीर्घचाप की लंबाई, उसके बाद दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि, दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि। इतना लिख के आपको बस डैश दे देना है, बाकी फार्मूला लाते हैं, बस कुछ नहीं। अब यहां से समझिएगा, यहां भी डैश दीजिए, यहां सीखिए। यहां पे आइए, पहला लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई, लंबाई। सब फार्मूला कैसे आएगा एकदम आपको याद करवा देंगे, बस तुरंत ध्यान देना है। लघु त्रिज्यखंड की परिधि, लघु त्रिज्यखंड की परिधि। अब सोचिए, ध्यान दीजिए भाई मोरे, लघु कहेगा तो याद रखना है थीटा बटे 360, लघु कहे तो थीटा बटे 360, लघु कहे तो थीटा बटे 360, दीर्घ कहे तो 360 माइनस थीटा बटे 360, याद रखना। लघु कहेगा तो थीटा बटे 360, लघु कहेगा तो थीटा बटे 360, और दीर्घ कहेगा तो 360 माइनस थीटा बटे 360। जहां जहां लघु है, लघु तो थीटा बटे 360, लघु कह दिया तो याद रखना है, लघु कह दिया तो थीटा बटे 360, लघु तो थीटा बटे 360। अब सोचिए, लघु त्रिज्यखंड की परिधि अलग है, वो आपको सिखाएंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ कहा है तो 360 माइनस थीटा बटे 360। अब सोचिए, दीर्घ चाप, दीर्घ न कहा है तो 360 माइनस थीटा बटे 360। अब सोचिए, ध्यान दीजिएगा, लघु मने थीटा बटे 360, दीर्घ मने 360 माइनस थीटा बटे 360। तो जब कहेगा लघु तो याद रखना है थीटा बटे 360, दीर्घ कहेगा तो 360 माइनस थीटा बटे 360, लघु थीटा बटे 360, दीर्घ 360 माइनस थीटा बटे 360। भाई क्षेत्रफल कहे तो गुना पाई आर स्क्वायर, अब लंबाई मने कहे लंबाई मने 2 पाई आर, समझ लीजिएगा। क्षेत्रफल कह रहा है भाई तब पाई आर स्क्वायर, लंबाई कह रहा है तब 2 पाई आर। फार्मूला तैयार, सुनिए ध्यान दीजिएगा फिर से। लघु तो आपको याद रखना है थीटा बटे 360, दीर्घ तो 360 माइनस थीटा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु थीटा बटे 360, लघु थीटा बटे 360, समझ लीजिए। दीर्घ तो 360 माइनस थीटा बटे 360, दीर्घ तो 360 माइनस थीटा बटे 360,
लंबाई में 2 पाई आर, क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर, लंबाई में 2 पाई आर, क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर। अब यहां से इसका परिधि कैसे निकालेंगे समझिए। लघु त्रिज्यखंड की परिधि, इसका परिधि निकालना है। तो परिधि मतलब एक चक्कर, तो इसको एक चक्कर घूम लीजिए। तो यहां से यहां आए तो क्या मिला आर, यहां से यहां आए तो क्या मिला आर, तो आर आर के गो आर 2r प्लस यहां से यहां, एकरा नाम है लघु चाप। एकरा नाम क्या है, यहां से यहां आए तो लघु चाप। तो लघु चाप की लंबाई तो फार्मूला तैयार है। तो एकरा में जोड़ देना है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। यही हो गया बाबू लघु त्रिज्यखंड की परिधि। बस लिख देना है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर और जोड़ देना है के आर 2r। यही फार्मूला तैयार है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको एक चक्कर घूमिएगा। ये लघु त्रिज्यखंड है, तो यहां से यहां आर, यहां से यहां आर, आर आर तक 2r। ये वाली पर्सन को लघु चाप नाम है। लघु चाप के फार्मूला ऊपर तैयार। लघु चाप की ही ना लंबाई हो गया, ए से सी है जो लघु चाप की लंबाई है। तो लघु चाप की लंबाई के फार्मूला क्या है, तो देख लीजिए थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। एकरा में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 2r जोड़ दिए। आइए यहाँ से इसका दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि। दीर्घ त्रिज्यखंड तो ये पूरा बन रहा है। परिधि के मतलब यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ आ गया बाबू कौची, तो यहाँ से पूरा यहाँ आ गए, तो यहाँ से पूरा यहाँ आ गए। तो दीर्घ चाप की लंबाई, तो दीर्घ चाप की लंबाई क्या हो गया 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना में 2 पाई आर। अब चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा 360 माइनस थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ की लंबाई। लेकिन यहाँ भी आना है तो आर मिला, यहाँ भी आना है आर मिला, तो आर में आर तक के गो आर, तो 2 गो आर। आशा करते हैं कि ये सब आपको क्लियर होते चलता होगा। क्लियर, अच्छा से पढ़िएगा, याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट धरना है, बस याद नहीं करना है कि कौन है लघु त्रिज्यखंड, कौन है दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड के छोड़ के बाकी मिले दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड के छोड़ के मिले तो लघु त्रिज्यखंड। एक यहां से आता है बाबू त्रिभुज। आइए त्रिभुज के क्या योगदान है जरा समझिएगा। यहां से अब समझिएगा, यहां से अगर हम लोग सर्किल के बात करें तो यहां से एक सर्किल ले लें। चलिए ध्यान दिया जाए, तो यहां के हमने कहते हैं लघु त्रिज्यखंड पार दिए और इसको मिला दीजिए। तो इसको नाम O दे दिए, इसको नाम A दे दिए, इसको नाम B दे दिए। अब सोचिए यहां से त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या। अब सोचिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे तो फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये ना होता है। तो यहां से एक फार्मूला होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल साबित करते हैं बाबू कि कैसे होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आखिर त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ही क्यों होता है, कोस थीटा क्यों नहीं होता है, ये क्वेश्चन उठ सकता है। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से यहां हम लोग लम डाल दें, तो लम डाल दिए और नाम दे दिए डी। इस फोटो को हम लोग इधर थोड़ा ले आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए लम डाले हैं ए से, और बी है, डी है, ओ है, बी है, डी है, ओ है, ए से डी लम डाले हैं, ई भी लम है, ई भी लम है। चलिए ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात करें ओ से बी, तो ओ से बी आपका क्या है, आर है, लिख दिए। चलिए अगर इस समकोण त्रिभुज है तो इसको हम लोग थीटा मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अगर हम फोटो में बात करें त्रिभुज ए ओ डी में, तो त्रिभुज ए ओ डी में बात करें, त्रिभुज ए ओ डी में अगर हम लोग बात करें तो साइन थीटा लगा दीजिए। तब फार्मूला क्या पढ़े हैं। अगर लेकिन ए ओ को बात करें तो ए से ओ के बात करें, ए ओ, तो ए ओ के वैल्यू आर है, लिख दिए। अगर साइन थीटा के बात करें तो साइन थीटा के फार्मूला लंब बटे कर्ण, तो थीटा नीचे लंब ऊपर ए डी आपका लंब हो गया त्रिकोणमिति क्लास, और यहाँ 90 के सामने ए ओ आपका क्या है, कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर दोस्त
AD का मान नहीं पता है, कोई बात नहीं है, लेकिन AO के मान पता है, R है। AD में 1 से गुना तो AD, और R में साइन थीटा से तो R साइन थीटा। त्रिभुज के अब क्षेत्रफल के फार्मूला जानते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अगर हम इस त्रिभुज के बात करें तो इस त्रिभुज के नाम भी दे देते हैं, त्रिभुज AOB या OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, जेकरा पर लंब गिरे वही आधार, जेकरा पर लंब गिरे वही आधार। त्रिभुज OAB में 3 भुजा, OA AB OB, लेकिन देखिए लंब केकरा पर गिरा, OB भुजा पर, तो जेकरा पर लंब गिरे वही आधार, तो लंब गिरा OB पर, तो OB आधार हो गया। लेकिन जे लंब गिरे वो ऊंचाई होता है, तो लंब कौन गिरा, AD लंब गिरा। अब आइए जरा समझिएगा, यहाँ सेट करते हैं फार्मूला। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, फार्मूला 1/2 OB, तो O से B R है, देख लीजिए यहाँ R है, लिख दिए R। AD का मान क्या है भाई, R साइन थीटा, R साइन थीटा। अब 1/2 लिख दिए, R में R से गुना तो R स्क्वायर, I इंटू में कौन थीटा, साइन थीटा। तो यही त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा होता है। कैसे, समझ गए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ये समझना है, बाकी आपको सेवा समाप्त। चलिए, तो अगर हम लोग सर्किल के बात करें, आ जाइए, सर्किल के बात करें तो यहाँ एक सर्किल ले लिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से सर्किल अगर हम लोग ले लें, आइए जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए सर्किल ले लिए और इसी को यहां से देख लीजिए। अब इसको हम लोग सेंटर मान लिए, और ये है भाई जो आपका नाम क्या है, ये लघु त्रिज्यखंड है। लेकिन ये जो भाग है, छोटा सा भाग है एकदम, आइए छोटा सा भाग है, आ जाइए, एकदम छोटा सा भाग है, ये वाली भाग है, ये वाली भाग है जिसको हम पेंट कर रहे हैं, ये जो पेंट कर रहे हैं छोटा सा भाग है, इसी का नाम है क्या, लघु वृत्तखंड। इसी का नाम क्या है बाबू, तो इसी का नाम क्या है, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अब सोचिए लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो ये पूरा है क्या, लघु त्रिज्यखंड, और लघु त्रिज्यखंड में से हटाना है किसको, त्रिभुज के। तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम घटा देते हैं तो हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए फार्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड चिन्ह के नियम, पहले सर्किल बना लिए, यहाँ से ऐसे कर लिए, ये त्रिभुज बना लिए, और ये वाली भाग जो मिला इसी का नाम है लघु वृत्तखंड। इसी का नाम क्या है, लघु वृत्तखंड। और लघु वृत्तखंड छोड़ के बाकी सब बच गया, उसी का नाम है दीर्घ वृत्तखंड। तो आइए दीर्घ वृत्तखंड पर भी बात होगा, थोड़ा सा वेट किया जाए, ध्यान दीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या देखें, लघु त्रिज्यखंड है, ये लघु त्रिज्यखंड है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है पूरा लघु त्रिज्यखंड, त्रिभुज का हटा लीजिए तो यही पर्सन ना बचेगा, यही वाली ना बूंदवा मारे जौन वाला, बूंदवा मार दिए जौन, ये वाली भाग। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सोचिए लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के फार्मूला होता है लघु तो थीटा बटे 360, क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी साबित किए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब सोचिए आर स्क्वायर यहाँ भी, आर स्क्वायर यहाँ भी कॉमन ले लिया जाए।
आर स्क्वायर कॉमन लिए तब पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब सोचिए यही फार्मूला को आपको अप्लाई करना है। कितना यहाँ पे देखिए फार्मूला को अब अदर स्टेप में बदलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ 10वां तक ही समझ में आएगा। देख लीजिए, बता देते हैं कैसे होता है। साइन 2 थीटा के फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर थीटा के जगह पर θ/2 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 2 साइन θ/2 इंटू में कॉस θ/2 अप्लाई कर दीजिए। लेकिन फार्मूला यही याद रखना है आपको, हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। पाई थीटा बटे 360 माइनस में 1/2 साइन थीटा के जगह पर फार्मूला क्या यूज हो रहा है, 2 साइन θ/2 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे, आपको सिलेबस में नहीं है। पाई θ/360 माइनस में साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो ये आपको बता दिए जानकारी के लिए कि कहीं कहीं टीचर ये भी बात बताते हैं, तो कोई बात नहीं है, यहीं से आता है मित्र, बस कुछ नहीं। तो यहाँ तक देखें, अगर हम लोग इसका बात करें कि परिधि कैसे निकलेगा सर, तो परिधि निकाल दीजिए ना भाई। लघु वृत्तखंड मतलब ई वाली भाग, ई और ई वाली भाग, यही ना। तो यहाँ से यहाँ जो बात पढ़ाए हैं लघु चाप की लंबाई, तो लघु वृत्तखंड की परिधि क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग लघु वृत्तखंड की परिधि। तो यहाँ से यहाँ क्या जानते हैं, लघु चाप की लंबाई। तो लघु चाप तो थीटा बटे 360 गुना में 2 पाई आर मतलब हो गया लघु चाप की लंबाई। ई वाली पर्सन मतलब जीवा, तो जीवा की लंबाई को एल से सूचित कर सकते हैं। यानी लघु वृत्तखंड के परिधि थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर प्लस में जीवा की लंबाई। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करें दीर्घ वृत्तखंड के, तो आइए इस फोटो को आपको रहने देते हैं समझने के लिए। अब समझिए यहाँ से, अब आइए अगर यहाँ से हम लोग बात करें, एक सर्किल ले लीजिए और सर्किल यहाँ पे लिए, तो इस फोटो के नाम क्या है भाई, जरा समझिएगा। इस फोटो के नाम है लघु वृत्तखंड। लेकिन इस फोटो के छोड़ दिया जाए तो जितना भी एरिया बचेगा, इस सब जितना भी एरिया बचेगा, सब एरिया का नाम क्या है, जितना भी एरिया बचेगा सब एरिया का नाम क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। ये सब जो है आपका क्या है, पूरा के पूरा है भाग, ये सब पूरा भाग है, ये सब पूरा भाग है। इसी को हम लोग क्या नाम दिए, खाली लघु वृत्तखंड के छोड़ देना है, बाकी जितना भी बच गया ये वाली पर्सन छोड़ देना है, बस इसी का नाम है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड समझ लीजिए। अब आइए दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं जरा समझिएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं जरा समझिएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल के फार्मूला क्या है, यहां से समझिएगा। क्या हुआ, चलिए अब जरा समझिए। अगर हम लोग बात करें पूरा सर्किल के, सर्किल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस में लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़े हैं, तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, माने लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल के घटाते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सोचिए वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यहाँ से लिख दिए, चलिए कोई बात ना, पाई आर स्क्वायर लिख दिए माइनस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल आर स्क्वायर साइन थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पाई आर स्क्वायर माइनस में थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर
अब माइनस माइनस प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए तो यहाँ आर स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो यहाँ से पाई माइनस पाई थीटा बटे 360 और 1/2 साइन थीटा। ये आपको क्या हो गया बाबू, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे आर स्क्वायर पाई माइनस पाई थीटा बटे 360 प्लस में 1/2 साइन थीटा, यही फार्मूला यूज करेंगे। अब इसका हम लोग देख लीजिए परिधि, तो परिधि तो आसान है, देख लीजिए यहाँ से पूरा यहाँ से पूरा यहाँ कहते थे दीर्घ त्रिज्यखंड, तो 360 माइनस थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर प्लस यहाँ से यहाँ निकालना है तो त्रिज्या तो 2r हो गया। क्लियर। तो जितना भी सूत्र समझाए हैं बाबू उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। धन्यवाद।